अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नया दौर के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर हैं आपकी खिदमत में। और आज शब हम जो मौज़ूआत पर बात करेंगे वो ज़ाहिरी बात है आज की जो बहुत सारी सियासी डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर हमारी गुफ्तगू होगी। मेरे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, अंबर शमसी साहिबा इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रही हैं, मुज़म्मिल सोहरवर्दी भी हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं और आप देखते रहते हैं इनको। और हमें आसिफ बशीर चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से, जो कि बहुत ही मंझे हुए रिपोर्टर हैं और आज के जो इवेंट्स हैं कौमी असम्बली की कार्रवाई और दीगर जो जो डेवलपमेंट्स हैं उनको बड़ी करीब से कवर भी कर रहे थे। तो आज की जो हमारी गुफ्तगू है नाजरीन, उसका महवर तो ज़ाहिरी बात है, सबसे बड़ी खबर जो है आज की वो हमारे इमरान खान साहब का जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उन्होंने लिया असेंबली से पिछले चंद दिनों की परेशानी और भाग दौड़ के बाद बिल आखिर उन्होंने अपनी ऐवान के अंदर अपनी अक्सरियत साबित की। और उसके ऊपर आपने देखा होगा कि बहुत सारे तबसरे भी आ रहे हैं, बहुत सारी आरा हैं, उनकी पार्टी के लोग उसको बहुत बड़ी कोई फतेह करार दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं पहली बार इस तरह हुआ कि किसी वजीर आजम ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया। मुझे नहीं पता कि वो पहली बार, हो सकता है कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा हो, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की तारीख में तो कई बार ये रूटीन की कार्रवाई है। और इसके साथ आपने देखा कि जब ये तरीके अदम एतमाद हो रही थी तो जो पार्लियामेंट के बाहर बहुत ही अफसोसनाक मनाजिर देखने को आए। वहां पर तसादुम की सी एक कैफियत थी। पीटीआई के वर्कर्स और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सपोर्टर्स वहां पे मौके पे मौजूद थे और जो रहनुमा है नून लीग के एहसन इकबाल और मुसद्दिक मलिक, मरियम औरंगजेब साहिबा और दीगर बहुत सारे लोग थे। उन पर जो है एक तरह से हमला भी किया गया, उन्होंने भी जवाब दिया। बहरहाल वो एक दूसरे पर इल्जामात जो हैं वो भी लग रहे हैं। पीटीआई वाले कह रहे हैं उन्होंने स्टार्ट किया, दो और लोग कह रहे हैं कि जी नहीं पहले वहां से हुई स्टार्ट। बहरहाल जो भी था, आज उन्होंने चूंकि गुस्से में थे हमारे पीटीआई के साथी और दोस्त, क्योंकि गिलानी साहब की जीत जो है वो यकीनन अच्छी खबर तो नहीं थी। और आपने देखा होगा कि जो जोशो खरोश भी बड़ा था, सोशल मीडिया पे ज्यादा जोशो खरोश है। हम इन सारे मौजूआत पे बात करेंगे, लेकिन जो आज की गुफ्तगू का आगाज है वो हम आसिफ बशीर चौधरी साहब से करेंगे, क्योंकि आपने ये देखा कि मोहसिन दावड़ जो हैं हमारी कौमी असम्बली के मेंबर, वजीरिस्तान से मुंतखब हुए हैं और बड़े नौजवान उभरते हुए लीडर हैं। उन्होंने ये दावा किया कि ऐवान में जो तादाद बताई गई है वो उस वक्त शायद मौजूद नहीं थी। तो इनका एक क्लिप है, अगर वो क्लिप है तो वो अभी फौरन चला दीजिए और फिर हम आसिफ साहब से भी उसके ऊपर उनकी रिपोर्टिंग जो है उस पर बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने भी इससे मिलती जुलती रिपोर्ट्स दी हैं। ये देखिए नाजरीन। तहकीकात के मुताबिक भी करूंगा कि आज जो नंबर वो दिखा रहे हैं वो नंबर हाउस में मौजूद नहीं था। जो फिगर ये लोग दिखा रहे थे ये फिगर हाउस में मौजूद नहीं था। और मैं ये कहूंगा कि इस चीज की भी तहकीकात होनी चाहिए, वीडियो फुटेज सब होंगी कि कौन कौन मेंबर यहाँ पर आया था, किस किस की टिक मार्किंग हुई है, कौन जेनुअनली वहां पर बैठा हुआ था और कौन इन्होंने वैसे ही खाना पूरी। जी आसिफ साहब, आप भी मौजूद थे वहां पर। हमें ये बताइए कि आपने क्या देखा और क्या जाना, जरा हमें खबर दीजिए। हाँ, और जी आसिफ बिल्कुल। आसिफ आसिफ ये जी भी बताइए कि आप पिछले काफी अरसे से पार्लियामान को कवर कर रहे हैं, जहां पर अक्सर ये कोरम के इश्यूज होते हैं, कई दफा इस पे तनाजा भी होता है। कई दफा हिजब इख्तिलाफ के लोग कहते हैं कि कोरम पूरा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इजलास चलता रहता है। तो ये किस हद तक मुमकिन है? कई लोगों का ये एतराज, जिनमें मोहसिन दावड़ भी हैं, कि ये हो सकता है कि ये 178 जो उन्होंने कहा है अरकान, ये शायद हो शायद ना हो, ये मुमकिन है ऐसा? शुक्रिया सोलंकी साहब और साहब। मैं तकरीबन 2 दहाइयों से पार्लियामान में जा रहा हूँ और कवरेज कर रहा हूँ। अब चौधरी अमीर हुसैन जो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के स्पीकर थे, उनसे लेके आज तक जो ऐवान असद कैसर सब चला रहे हैं, इन सब तक हमने इन सब लोगों को कवर किया है। और मुझे इंतहाई ताज्जुब होता है कि जब मैं इस असेंबली में देखता हूँ
कि अक्सर हमारे फिगर जो हैं कोरम के, रिपोर्टर्स के और असेंबली सेक्रेटेरिएट के जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर मैं अभी आपको रीसेंट पास्ट की मिसाल दूं तो फरवरी के शुरू में जो इजलास हुआ नेशनल असेंबली का, उसमें जो है अपोजिशन बात करना चाह रही थी जो एक दिन में दो दफा बिजली की कीमत बढ़ी थी उसके ऊपर। लेकिन हमने देखा कि स्पीकर ने ना सिर्फ ये कि अपोजिशन की को बात नहीं करने दी, बल्कि वो कार्रवाई को बिल्डोज भी करते थे। और जब अपोजिशन कोरम पूरा पॉइंट आउट करती थी तो हमने कई बार जाकर देखा, ऊपर से गैलरी से काउंट किया। मेरे साथ एमबी सोमरो साहब हैं जिनसे मेरा क्लोजली एक कोऑर्डिनेशन होता है। वो तकरीबन 35 साल से ज्यादा हो गया कि वो असेंबली की कवरेज कर रहे हैं। एमबी सोमरो साहब, रिजवान शहजाद साहब एक्सप्रेस ट्रिब्यून से, ये सब हम वो लोग हैं जो ऊपर से काउंट करते हैं जब गैलरी से खड़े होके, तो हम देखते हैं कि 86 लोग पूरे नहीं है। लेकिन कम से कम सिर्फ फरवरी के महीने में 3 दफा ऐसा हुआ है कि स्पीकर ने कहा कि कोरम पूरा है और ऐवान की कार्रवाई जारी रखी जाए। तो आज जो बात मोहसिन दावड़ ने की है, ये बात बईद अज़ क़यास नहीं है कि शायद जो फिगर दिया गया है वो पूरा ना हो। लेकिन अगर हम इसको साबित करने की बात करें तो ये सिर्फ एक सूरत में साबित हो सकता है कि किसी रुकने असेंबली की जिसके क्योंकि आज जो गवर्नमेंट ने फिगर दिया वो ऑलमोस्ट सारा पूरा दी है। फैसल वावडा और को अगर निकाल दें और स्पीकर को निकाल दें तो 178 का फिगर आना चाहिए। तो अब हमारी पोजीशन ये है कि अगर एक भी रुकने असेंबली या पीटीआई का या इत्तेहादी उसकी इस्लामाबाद में मौजूदगी जो है ना, उसको अगर हम ये एस्टेब्लिश करने के मौजूद नहीं थे, तो सिर्फ यही एक रास्ता है जिसमें हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो फिगर दिया है या नेशनल असेंबली ने जो फिगर दिया है वो गलत है। क्योंकि हमारे जो भाई हैं मोहसिन दावड़ साहब, ये फर्स्ट टाइम ऐवान में आए हैं। ये ऐवान में ये पॉइंट आउट कर सकते थे कि मुझे आपकी गिनती के ऊपर जो है वो डाउट है और आप इन मेंबर्स की गिनती जो है मुझे इंश्योर कराएं। ये वहां पे अगर ये बात करते तो स्पीकर जो है कवायद के मुताबिक वो इंश्योर करते, इन्हें गिनती जो है इनके सामने इंश्योर करवाते कि 178 का जो फिगर वो दे रहे हैं वो ऐवान के अंदर मौजूद। इस वक्त अगर हम कहें तो अगर इसमें कोई दो नंबरी की गई है तो फिर रिकॉर्ड में भी की गई है। और यकीनन अब सिर्फ एक रास्ता बचता है कि कौमी असम्बली की जो फुटेज है इजलास, उसे ऑफिशियल फुटेज को लिया जाए और एक एक मेंबर की प्रेजेंस को फुटेज से जो है वो चेक किया जा सकता है। और यकीनन हम भी इसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन बुनियादी बात वही है कि अगर हम ये कहें कि क्या ये फिगर्स गलत हैं तो यस, ये गलत हो सकते हैं। क्यों? कि जब कोरम पॉइंट आउट होता है तो उसमें भी अक्सर फिगर का डिफरेंस होता है। आज की जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि मैंने मेरा जो ऑफिशियल ग्रुप है जियो टीवी के लिए, मैंने जो अपनी जो फिगर भेजा कि ऐवान में कितने लोग मौजूद हैं, तो मैंने अपने टीवी को बताया कि इस वक्त ऐवान में 178 लोग मौजूद हैं, जिनमें से 4 एडवाइजर्स हैं और वह एडवाइजर्स वोट नहीं दे सकते। उनमें बाबर अमान थे, इशरत हुसैन थे, शहजाद अकबर थे और अब्दुल हफीज शेख थे। ये चारों एडवाइजर्स ऐवान में बैठे हुए थे, लेकिन इनके वोट नहीं है। तो अगर ये 4 वोट निकालें तो मेरी जो गिनती थी, जो मैंने बताया जब वज़ीर-ए-आज़म ही ऐवान के अंदर मौजूद थे, और ये मैं उस वक़्त की बात कर रहा हूँ जब तिलावत से कार्रवाई का आगाज़ हो चुका था। तमाम लोग अपनी नशिस्तों पर बैठे हुए थे, गैलरीज़ में कोई बंदा नहीं था। ये मैं उस वक़्त की बात कर रहा हूँ कि मैंने 178 लोगों को काउंट किया है, जिनमें से 4 एडवाइजर्स थे। तो बाद में मुझे ऑफिस ने कहा भी कि आपकी गिनती जो है वो मैच नहीं कर रही। तो मैंने उन्हें यही कहा कि जो नेशनल असेंबली से रिजल्ट अनाउंस हुआ है, बहरहाल मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता, सिर्फ अपनी काउंटिंग की बुनियाद। तो मैं खुद भी सीरियसली डाउट करता हूँ इस बात को कि जो फिगर दिया गया है, वो शायद एक्यूरेट ना हो और मोहसिन दावड़ जो बात कर रहे हैं वो ज़्यादा हकीकत के करीब लगती है। लेकिन मोहसिन दावड़ ने क्योंकि इजलास के दौरान ये बात पॉइंट आउट नहीं की कि उन्हें डाउट है इस नंबर के ऊपर, इसलिए अब इसको जो है इसकी फुटेज या किसी मेंबर की इस्लामाबाद से बाहर मौजूदगी जो ठीक। कुछ राब्ते का मसला लग रहा है तकनीकी। बहरहाल सोलंकी साहब, अगर आपका कोई और क्वेश्चन है। नहीं, मैं मेरा बस यही सवाल था, क्योंकि इसके बारे में सवालात उठे हैं
तो मुमकिना तौर पर क्या हो सकता था, तो वो हम आसिफ बशीर चौधरी से सुनना चाहते थे। तो मेरे ख्याल में जी आपका शुक्रिया, अगर किसी और को कोई सवाल हो तो। जी, अगर कोई है, मुज़म्मिल साहब आपका कोई सवाल है, अंबर साहिबा आपका कोई क्वेश्चन है या कमेंट है, तो आसिफ बशीर चौधरी से राब्ता कीजिए फिल फॉर। आसिफ साहब गिनती ਤੁਹਾਡੀ ठीक नहीं हैगी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, तो बिल्ली वाली गिनती नहीं है ਤੁਹਾਡੀ। आपकी आपकी गिनती का सॉफ्टवेयर जो है ना, वो अपडेटेड होना चाहिए। वो गिनती अ, में जैसे मैंने आपको कहा, वो जी अलग गिनती स्पीकर है। तो नहीं दे, स्पीकर दे सकते हैं वोट एज ए नहीं मेंबर? स्पीकर नहीं, स्पीकर को तो हम सिर्फ एक मेंबर काउंट कर रहे थे। वो तो स्पीकर कभी भी वोट नहीं दे सकते किसी भी बिल पे, किसी भी चीज पे। स्पीकर का सही। वोट काउंट नहीं होता। इसीलिए ठीक। मैं कह रहा हूँ कि अब हम अगर एक भी मेंबर की मौजूदगी स्टैब्लिश कर दें कि वो इस्लामाबाद में नहीं थे, तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल होगा कि ये हुकूमत जो है ये सिर्फ फ्लोर ऑफ द हाउस झूठ नहीं बोलती, बल्कि ये अपने जो टेक्निकल मामलात हैं उनके अंदर भी बदयांती करती है। लेकिन जी इसकी मैंने आपको सूरत यही बताई, क्योंकि हम आज बार-बार जाके गिन रहे थे, लेकिन पहले तो ये था कि लोग लॉबीज़ में थे, डिफरेंट साइड्स पे थे, सारे इकट्ठे बैठे हुए नहीं थे, कुछ लोग पीएम के साथ मौजूद थे। लेकिन और हम साथ-साथ बता रहे थे कि इस वक़्त तक ऐवान में इतने लोग बैठ चुके हैं, इस वक़्त तक इतने लोग बैठ चुके हैं, सारा हम साथ-साथ दे रहे थे। लेकिन जब तिलावत के बाद नात हो रही थी और उस वक़्त कोई भी मेंबर ऐसा नहीं था जो खड़ा भी हो ऐवान में, उसमें सब लोग बैठे हुए थे तिलावत और नात के एहतराम में। तो ये काउंट जो है ये मैंने उस वक़्त किया था और उस वक़्त पॉसिबल नहीं था कि कोई बंदा बाहर लॉबी में हो जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी बैठे हुए हैं अपनी नशिस्त के ऊपर और पूरा ऐवान। तो आसिफ। मैंने जो है 2 दफ़ा चेक किया, एक दफ़ा जहाँ पे पीटीवी का कैमरा था वहाँ से खड़े होके काउंट किया और दूसरी दफ़ा जो हमारा एंट्री गेट है उसके सामने से मैंने जाके काउंट किया। दोनों दफ़ा 178 लोग थे, जिनमें से 4 एडवाइज़र्स थे और मैंने यही फिगर अपने चैनल को रिपोर्ट किया। लेकिन जब ज़ाहिर है कि अनाउंसमेंट जो स्पीकर की थी अकॉर्डिंगली हमने उसे जो है वो रिपोर्ट करना था। तो और रिपोर्ट हमने हुकूमत का बल्कि असेंबली सेक्रेटेरिएट का स्पीकर का अनाउंस करदा फिगर ही रिपोर्ट किया। और ये जी, आसिफ बशीर चौधरी जो है वो आज से पार्लियामान की रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, कोई 20 साल प्लस का अरसा जी। हुआ है। और जो लोग जानते हैं पार्लियामान हाउस को और प्रेस गैलरी की लोकेशन को, तो वो बिल्कुल ऊपर ही है, नीचे जो हुकूमती हाउस है बेंचेस उससे। के ऊपर। हाँ, तो वहाँ अगर आप थोड़ी-सी चहलकदमी करें, तो आप आसानी से जो है ये काउंट कर सकते हैं। जी, थैंक यू अंबर, सो मच। आप म्यूट हैं, आप ज़रा माइक खोलें अपना। मैं यहाँ ज़रा थोड़ा-सा कमेंट करना चाह रही थी कि एक तो ये कि साबित करना ज़रा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। यानी कि आसिफ यही कह रहे हैं। दूसरा अगर हम ये भी समझ सकें कि 4 मुशीर थे और या एडवाइज़र्स थे तो फिर भी 174 का नंबर तो बनता है। तो ये जी, जी, मामला बिल्कुल सिर्फ़ जो है बददयानती का होता है। जी, जी। इसमें कोई शक नहीं है कि 174 का फिगर जो अरकान जिन पे वोट थे, वो काउंट हुए हैं, हमारी काउंट में भी 172 से प्लस हैं वो। तो अंबर आप तो आती रहती हैं ऊपर गैलरी में, आपको पता ही है, आप देख रही होती हैं कि हम कितना एक्टिवली बार-बार अंदर जाके भी बिल्कुल। देख रहे होते हैं। बाहर लॉबी में आपको पता है कि सिर्फ़ वो स्क्रीन पे तो वो शॉट्स आ रहे होते हैं जो पीटीवी दिखा या अंदर हुँ, हॉल के कैमरे दिखा रहे होते हैं। लेकिन हम बाज़ औक़ात जाते हैं कि जाके एक तायराना जायज़ा लिया जाए ऐवान का कि इस वक़्त अपोज़िशन के लोग कहाँ खड़े हुए हैं, हुकूमत वाले क्या कर रहे हैं, तो हम बार-बार अंदर जा रहे होते हैं प्रेस गैलरी में और वहाँ से जाके देख के और फिर उसके टिक लगा के दे रहे होते हैं। तो आज क्योंकि नंबर्स ही सबसे इम्पोर्टेंट थे, तो हमारा फ़ोकस ही नंबर्स के ऊपर था और 178 जो नंबर मैंने गिना उसमें 4 एडवाइज़र्स भी थे और मैंने ट्वाइस इसको गिना, सेम नंबर था, 4 एडवाइज़र्स को मिला के था। तो मैं सीरियसली इसको क्वेश्चन करता हूँ कि ये 178 शायद जो है एक रॉन्ग फिगर है जो दिया जा रहा है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि 172 से प्लस मेंबर्स थे। वज़ीर-ए-आज़म के एतमाद का वोट जो है वो बिल्कुल उन्होंने अचीव किया है आज असेंबली से। आसिफ, आप बाकी ये इसकी बताइए। तस्दीक करते हैं कि जो अपोज़िशन के लीडर्स जेल में हैं, खुर्शीद शाह, अली वज़ीर, शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ, इस जी। इजलास के लिए उनके लिए
प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं किए गए? जी, बिल्कुल उनके लिए प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं जारी किए गए और इसमें क्योंकि सोलंकी साहब मैं याद करूँ कि इसमें क्योंकि हुकूमत ने अपने नंबर शो करने थे। अगर ये तहरीक अदम एतमाद लाती अपोज़िशन, तो फिर अपोज़िशन ने अपना फिगर जो है वो ज़्यादा शो करना था, 172 शो करना था और उस वक़्त प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने ज़रूरी थे। अब क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने अपने नंबर शो करने थे, तो अपोज़िशन का और ये क्योंकि इसमें एजेंडे पे आइटम भी एक ही था कि एतमाद के वोट की करारदाद जो थी, वो पेश होना थी और उसपे वोटिंग होना थी। तो वो क्योंकि नंबर गवर्नमेंट साइड ने पेश करना था, इसलिए भी अपोज़िशन के मेंबर्स को जो है वो नहीं बुलाया गया और जो मौजूद थे उन्होंने भी खैर इस इजलास को गैर आईनी करार देते हुए इसमें शरीक नहीं हुए और इसका बायकॉट किया। लेकिन अगर ये तहरीक अदम एतमाद होती, तो फिर जो है उनको बुलाया जाना था और उनको यानी कि उनको बुलाना बाइंडिंग थी क्योंकि फिर अपोज़िशन ने अपना जो है नंबर्स जो हैं वो शो करने थे अवाम को। वो आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, लेकिन हुकूमत के जो लोग कह रहे हैं कि जी ये भाग गए और आए नहीं, अगर ये वाक़ई संजीदा थे कि अपोज़िशन आती, तो उनको पहला कदम तो ये उठाना चाहिए था कि अपोज़िशन का जो लीडर है, उसके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करते और अपोज़िशन के इन लोगों के भी जारी करते, चाहे वो आएँ या ना आएँ, तो एक जी, अतमाम हुज्जत जो है वो तो नहीं रहती ना फिर। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोई भी इजलास हो, उसके लिए तमाम मेंबर्स को जो है बुलाया जाना, उसको यकीनी बनाना चाहिए और यकीनन जो सही। लोग कस्टडी में हैं, उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर्स होने चाहिए। ये आपकी बात दुरुस्त है और आज फहमीदा मिर्ज़ा ने भी आज यही बात की कि हमें उन्होंने कहा कि उन्हें अफ़सोस है कि इस ऐवान का तकद्दुस पामाल हो रहा है, जहाँ पे ना तो वज़ीर-ए-आज़म, ना ही स्पीकर और ना ही अपोज़िशन लीडर की इज़्ज़त। तो मेरा ख़्याल है कि इत्तेहादी होते हुए वो यही इसी पैराए के अंदर बात कर सकती थी कि जी। जो है अपोज़िशन लीडर का भी एहतराम नहीं है, वो जेल में आपने डाला हुआ है। और ना सिर्फ वो बल्कि जितने पार्लिमानी लीडर्स थे जो बड़ी जमातों के क्या और वो सब आपने जेल के अंदर डाले हुए और कोई ज़मानत पे बरी है और कोई अभी भी पेशियाँ भुगतने चाहता है। तो ये बात तो आसिफ फैक्ट है शुक्रिया। और अदम अदम आसिफ ब एक हमारे हमारे व्यूअर का कमेंट है, बल्कि सवाल है अथर मजर फारूकी साहब का। वो कह रहे हैं कि जी, 178 का जो फिगर है, क्या उसमें जी। दावड़ साहब और जमात इस्लामी के एमएनए भी शामिल थे? नहीं वो दोनों शामिल नहीं थे बल्कि मैं आपको बताऊँ कि अब्दुल अकबर चित्राली साहब जो थे ना, वो इजलास शुरू होने से पहले ही ऐवान से बाहर चले गए थे। तो हमने सिर्फ हुकूमत की साइड के बेंचेस को की। मैं ये जो फिगर्स बता रहा हूँ, ये हुकूमत की साइड का और मोहसिन दावड़पल्ली साइड पे अपोज़िशन की जो साइड थी, जो स्पीकर की लेफ्ट साइड बनती है, उसके ऊपर वो अकेले ही बैठे हुए थे उन नशिस्तों के ऊपर और उनको हमने काउंट इसलिए नहीं किया कि वो हमने सिर्फ हुकूमती जो नंबर्स थे वो काउंट करते। तो इसमें हमने जो वाहिद अपोज़िशन के मेंबर मौजूद थे उन्हें काउंट नहीं किया। ये 178 का जो फिगर्स है ये हुकूमत यानी पीटीआई और उसके इत्तेहादियों का, जिसमें उनके अलाइज़ बैठे हुए थे और इसमें भी 4 लोग एडवाइज़र्स थे और इस तरह ये 174 का फिगर बनता है जो मैंने 2 दफ़ा इसको काउंट किया। ठीक, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत और शुक्रिया आसिफ, आप दिन भर रिपोर्टिंग करते रहे हैं तो हमने आपका टाइम लिया। आपको इजाजत है कि आप अपनी फैमिली के अ, साथ कुछ टाइम जरूर मेरे गुजारें। मेरे बच्चे अभी आए हुए हैं पढ़ के और वो वेट कर रहे हैं कि मेरे साथ खाना खाएँगे। जी, मैं बहुत मेहरबानी। उनका भी शुक्रिया। थैंक यू वेरी जी, मच। बहुत जी, उनका भी मेहरबानी। शुक्रिया। अल्लाह बहुत अल्लाह खुदा हाफिज। शुक्रिया। तो बात ये है कि मैं अब पैनलिस्ट की तरफ बढ़ता हूं कि ये नंबर्स की कंट्रोवर्सी तो सीरियस मामला है और मेरे ख्याल से इसके ऊपर यकीनन ये बात उठी जो निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी बकौले शायर। मगर मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो भी हो उन्होंने एतमाद का वोट तो हासिल किया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बहुत से लोगों का ये कहना है, कल नाजरीन आप नजम सेठी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और दीगर मुबस्सरीन का भी ये कहना है कि ये ठीक है, ये वो ले रहे हैं अपनी साइकोलॉजिकल एक बूस्टिंग होती है अपनी पार्टी की, अपनी पोजीशन की, शायद उसका कर रहे हैं, मगर ये इसकी कोई खास अहमियत उस तरह से नहीं है अनलेस के ऑपोजिशन ने इसका रिक्वेस्ट की होती। जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो आईनी शिक है इससे मुतल्लिका
उसके तहत ये इजलास तलब किया होता। अगर ऐसा होता तो फिर ये एक मानी खेज डेवलपमेंट होती। बहरहाल चूंकि इमरान खान साहब अभी जरा और उनके रुफ़क़ाकार थोड़े से घबरा गए थे, हालांकि वो हमें तो बताते रहे कि घबराना नहीं है सारी अवाम को। तो मैं अंबर आपकी तरफ बढ़ता हूँ, आप कैसा देख रही हैं ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का पूरा जो तरीका हुआ? आपका मैं क्विक कमेंट लेके, मुजम्मिल साहब का लेके, फिर हम अगला जो मौजू है जो हड़बोंग और बहुत धींगा मुश्ती हुई है उसके ऊपर बात करेंगे। जी अंबर। जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मेरी भी नजर में ये अलामती है। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स हैं, कारकुनान हैं, ये उनके लिए था। क्योंकि देखा जाए तो मुश्किल नहीं था, शो ऑफ हैंड्स होना था, और जिस तरीके से इंश्योर किया गया, यकीनी बनाया गया था कि मेनेज हैं वो हाजिरी दें और इस्लामाबाद में, उससे ये भी नजर आता है कि थोड़ी सी मुझे डेस्परेशन नजर आती है, हालांकि था अलामती। बात ये भी होती है, तजाद भी नजर आ रहा है ना, कि पहले भी कहते हैं कि ये एक ही सीट थी अब्दुल हफीज शेख साहब की, क्या फर्क पड़ता है, इस्लामाबाद की सीट थी, दूसरी सीट पर उनकी खातून रुकन जो है वो जीत गई थी, सेनेटर बन गई हैं। उसके बावजूद उसके बावजूद ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अपने रैंक एंड फाइल के लिए है, और ये अपनी जो एक जिसे कह सकते हैं ना, एक मोरल बूस्टिंग के लिए कह सकते हैं। जब ऑपोजिशन शिरकत ही नहीं कर रही थी, और ऑपोजिशन को शायद नंबर्स मिलने भी नहीं थे, 160 उनके नंबर्स है, और वो तैयार भी नहीं थे, तो इसको ये कहना कि ये बहुत ज्यादा एक करेजियस कदम था, ये मुझे समझ नहीं आ रही। ज्यादा मेरे ख्याल में करेजियस तो ये होता कि आप असेंबलियां जो है दलील कर लेते और इलेक्शन कॉल कर लेते, दैट इज एक्चुअली करेजियस, क्योंकि यू आर नाउ स्पिनिंग द डाइस। यहाँ तो आपने क्योंकि यकीनी भी बनाया कि लोग हाजिरी भी देंगे, आपने एक तरह से कुछ को यरगमाल भी बनाया था, पैरा दे रहे थे, कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि किस तरह से इनको हर्ट किया था इन शीप की तरह। तो मेरे ख्याल में दैट इज अ प्रॉब्लम विद इट। ठीक है, मतलब उनकी अपनी मोरल बूस्टिंग हो गई, बहुत अच्छी बात है। जी थैंक यू अंबर। और ये राना सखावत अली कह रहे हैं कि क्या अब ये 6 महीने तक जो है दूसरी तरीके अदम एतमाद नहीं आ सकती? ये भी एक कानूनी नुक्ता है। इसके ऊपर भी हम बात करते हैं, इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ लोगों का ये कहना है, खुसूसन जो हुकूमती पार्टी के हामी हैं, वो ये कहते हैं कि अब 6 महीने के लिए काम पक्का है। मगर और जो माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि रजा नहीं। जी रजा ये बिल्कुल इसी तरह से है कि दुनिया 1992 के बाद, वर्ल्ड कप के बाद शुरू हुई थी, ये बिल्कुल उसी तरह से है। वो लोग जिनको इससे कोई सरोकार नहीं है कि मुल्क के आइन में क्या लिखा है, तो वही इस तरह की बात कर सकते हैं, क्योंकि जो मौजूदा आइन है उसके अंदर 6 माह की कोई कैद नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह से कि कल कोई कह रहा था कि जी बिलावल कैसे वजीर आजम बन सकते हैं, उनकी उम्र तो 45 साल नहीं है। तो वो 45 साल वाली शर्त वगैरह जो है वो भी खत्म हो चुकी है। अगर आप कौमी असेंबली के मेंबर हैं तो आप वजीर आजम बन सकते हैं, खेल खत्म। तो इस तरह की देखिए, कोई 6 माह की कोई कैद नहीं है। हिजब इख्तलाफ जितनी बार चाहे वो तहरीक अदम एतमाद ला सकती है, उसके नंबर पे भी कोई कैद नहीं है। जी वो असल में सोलंकी साहब देखिए, पता क्या बात है, बात यह कि मुताला पाकिस्तान जो है वो बड़ी देर से जाता है, उसमें आइन में जो लिखा है और दीगर जो वो जो उसमें बातें, उनकी कोई खास। किताब है ना, उसको अगर एक दफा पढ़ लें और अपने साथ रखें। आजकल मैं अपनी मेज पे ही रखता हूं ताकि मुझे उठना ना पड़े। जी अच्छा, तो ये मुजम्मिल साहब आपका कमेंट इसके ऊपर, आप बड़ी देर से खामोश हैं और आपकी खामोशी मानी खेज ना हो कहीं। देखिए, मैं समझता हूँ कि इट इज अ वेरी बैड मूव। आप हम्म पॉलिटिक्स में कभी अपनी सॉफ्ट बैली यूज नहीं करते। और आप अपनी कमजोरी है वो अपने दुश्मन के सामने जाहिर नहीं करते। देखिए, पीटीआई ने बहुत पुअरली अपने आप को एक्सपोज किया है कि ये नंबर गेम और एमएनए को पूरा करना उनके लिए एक मसला है, और ये वो काम बगैर सिलेक्टर्स और बगैर एजेंसियों की मदद के नहीं कर सकते, और ये काम उनके लिए एक अज़ाब जान है, वबाल जान है। और देखे ना, आपने अपने अपना लोगों को बता दिया कि ये आपकी सॉफ्ट बैली है। अब मतलब मैं कहता हूँ वो कल स्पीकर के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद पेश कर देते हैं कौमी असेंबली के। आपको फिर ये सारी एक्सरसाइज करके बंदे पूरे करने पड़ जाएंगे, लोग उधर वोट ना डालते हैं, लोग इधर वोट ना करते हैं। आज आप जिस ऑपोजिशन को बाइकाट करने पर निशाना बना रहे हैं,
उस दिन आप खुद बाइकाट कर रहे होंगे कि कोई हमारा कोई रुकन असेंबली के अंदर ना चला जाए और खुफिया राय स्पीकर को वोट ना डाल दे, और आप खुद उसका बाइकाट कर रहे होंगे। आज जिस ऑपोजिशन को कह रहे हैं और जो ट्रेंड बनाए जा रहे हैं कि नानी भाग गई सोशल, उस दिन नाना भाग जाएगा। मेरा मतलब है कि आज नानी भाग गई है, उस दिन नाना भाग जाएगा। ये पॉलिटिक्स है, ये 15 दिन में अब स्पीकर के खिलाफ में मार लाए तो सारा नाना भाग जाएगा यहाँ से। तो आपने बड़ी पुअरली अपने आप को एक्सपोज किया इमरान खान साहब ने कि ये उनकी सॉफ्ट वैली है, नंबर काउंट, और वो ये गेम ऑपोजिशन के साथ नहीं खेलना चाहते। ठीक बेटर चॉइस ये था कि वो ये एतमाद का वोट ना लेते, क्योंकि अदम एतमाद ऑपोजिशन ने नंबर पूरे करने थे और वो एक मुश्किल काम था, और यूजुअली वो कामयाब भी होता तो कोई वो ऐसे डेंजर जोन में तो थे नहीं, और कोई हाई मॉरल ग्राउंड, तो मेरा मतलब है कि अब आप एक फूल पैराडाइज में रह लें कि मैं हाई मॉरल ग्राउंड में, मेरा मतलब है कि मैं फिर कोई बात को कहता हूं तो आप कहते हैं, हमारे व्यूअर्स जो है कहते हैं कि ऐसी मिसाल ना दिया करें और वैसी मिसाल ना दिया करें। तो मेरा मतलब है कि रेड लाइट एरिया में बैठ के पाकिज़गी का दावा तो नहीं करना चाहिए ना। तो इसलिए मैं समझता हूँ politically it's a very poor move, very ill advised, very immaturely है। इसमें अच्छा, जिस तरह का ये जिस इसमें एक और तरह मैं इस पे रचा मैं एक और कमेंट करना प्लीज चाहती हूँ। कीजिए। मैं एक और कमेंट इस पे करना चाहती हूँ, क्योंकि एक जो बयानिया जी, तहरीक इंसाफ ने एक और जो बयानिया बनाया हुआ था कि जब 2018 के सेनेट के इंतखाबात थे तो भी सीआरपीएफ से वोट बेचा। हमने ये देखा कि एक को वजीर कानून भी बना दिया, लेकिन ये तो बहुत साल से ये पीट रहे हैं ना कि हमारे में जुर्रत है कि अगर कोई अपना वोट बेचे, पैसे ले, तो हम उसको फारिग कर देंगे। यहाँ तो हमने ये भी देखा कि वजीर आज़म इमरान खान जो आज भी उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि हम चोरों और लुटेरों को एनआरओ नहीं देंगे। 2 दिन पहले उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया जब खिताब किया था कौम से, लेकिन वो 15-16 जो एमएनए थे जिन्होंने बकौल उनके अपने वोट बेचे थे, तो उनको एनआरओ नहीं मिला। ये क्या फिर उनकी उस बयानिए की नफी नहीं होती? तो एक और तजाद है ना। सो आई थिंक वो जो स्टेडीली लूजिंग द हाई मॉरल ग्राउंड, वो मेरे ख्याल में जाहिर है जो वोटर सपोर्टर है वो तो नहीं देख पाते, लेकिन इट इज ऑब्वियस एंड क्लियर टू सी, अच्छा, वाज़ेह मैं तौर पे ये भी नजर आ नहीं रहा मानता कि वोटर सपोर्टर नहीं देख पाते, लोग बहुत बाशऊर हैं। ये एक फजूल बात है कि जी अवाम जाहिल है। अवाम से बड़ा शऊर किसी के पास क्या है? और मैं आपको बताऊं, यहाँ कानून की अदालत की सजाएं जब अवाम की अदालत में मुस्तरद होती हैं तो आप अवामी शऊर को कोई अहमियत ही नहीं देते हैं। अवामी शऊर ही तो था जिसने भुट्टो की फांसी को लेजिटिमेट नहीं होने दिया। अवामी शऊर ही तो है जिसने नवाज शरीफ की नाअहली को कबूल नहीं किया। अवामी शऊर ही तो है जिसने आमरीत को आज तक कोई सोने के हार नहीं पहनाए, और हर आमर का जो वारिस है। हम हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन गया है कि हम कहते हैं कि लोग आम आदमी को जितनी इस पॉलिटिक्स की समझ है, उसने जिस तरह मुस्तरद किया है इस मुल्क में पिछले 70 सालों में, मेरा मतलब सैबोटाजेस को, इसकी तो दुनिया में नहीं मिलती है। मतलब आप मुजम्मिल साहब, बताएं आप मुझे। बात करें, आप आम आदमी की बात करें, मैं उस वोटर की बात करूं या सपोर्टर की बात करती हूँ जो शहरों वोटर में को भी रहते हैं पता और है जी, आप मेरी तारीख बात तारीख तारीख से ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि मैं अपनी बात को उसी को आगे कि मैं समझता हूँ कि अगर इमरान खान ने ये मैच खेलना है ऑपोजिशन के नंबर पूरे करने और ना करने में, तो ये फटीग है इमरान खान के लिए ना, उनको एंगेज कर लेंगे। मेरा मतलब है पंजाब असेंबली में अगर पीटीआई का डिप्टी स्पीकर है तो वो पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद ले आएंगे। आप एक हेक्टिक एक्टिविटी में लग जाएंगे उसको पूरा करने। फिर वो कौमी असेंबली में स्पीकर, उन्होंने आज इशारा किया है ना कि हम स्पीकर के खिलाफ ले आएंगे, और पहले भी स्पीकर के खिलाफ जब अदम एतमाद लाने की बात की गई तो हुकूमत ने जाके ऑपोजिशन की मिन्नत की और कहा कि आप ना मूव करें। और अगर आप बात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे लाएंगे तो मुझे लगता है कौमी असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आएगी, और फिर आप एक एक्सरसाइज में चले जाएंगे। तो इसलिए ये एक बड़ा पुअरली और बहुत ही मेरा मतलब इमेच्योर सी एक्टिव आज सियासी खेल खेला है इमरान खान ने, जिसकी मेरा मतलब है कि अगर दूसरी तरफ को पॉलिटिकल मैनेजर्स मौजूद तो उन्हें समझाना चाहिए था कि ये काम नहीं करना चाहिए। मुझे अफसोस हुआ जिस तरह का खत जारी किया गया, मतलब अगर वो खत सियासी जुबान में भी होता कि मैं आपका वजीर आजम हूँ और हमने मुल्क को माशी बहरान से निकाला है और ये टर्म हम, तो हम बहुत आगे, हम आगे बेहतर, आपका ताउन मुझे पिछले 2.5 साल भी रहा है,
हुकूमतों को नाकाम बनाना है, आप मेरा साथ दें और हम फलां तारीख को मिलेंगे, उसमें थ्रेटनिंग लैंग्वेज यूज करने की क्या जरूरत थी? मेरा मतलब है कि जब आपके पास फायर और हायर की पावर हो, तो आपको रोज अपने एम्प्लॉय को ये बताना तो नहीं पड़ता कि आई कैन फायर यू एंड आई कैन हायर यू। एम्प्लॉय को पता होता है। मुजम्मिल एमएनएस को मुजम्मिल पता था कि मुजम्मिल सिर्फ ये धमकी आमेज खत ही नहीं भेजा गया, बल्कि इस धमकी पर अंबर आपको बता रही है कि बड़ी हद तक अमल भी किया गया। जिस तरीके से अरकान असेंबली को पार्लियामान लाजिज में रखा गया, रिपोर्ट्स आई कि उनके फोन छीने गए, रिपोर्ट्स आई कि उनके कमरे के बाहर लोग जमा किए गए, रिपोर्ट्स आई कि कुछ लोग जो मुश्तबा थे, जिन पर उनको शक था, उनको लाजिज से भी अलग करके किसी और जगह लेके गए। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। एक रहीम यार खान से एमएनए है जावेद बड़ाई साहब, कल रात उनके बेटे की मेहंदी थी। वो मिन्नत करते रहे पीटीआई वालों की कि मैं मेहंदी अटेंड करके रात को निकल के तो सुबह इजलास में मौजूद हूँगा, आप मुझे जाने दें, मेरे बेटे की मेहंदी है, मेरा बेटा है, मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उनके घर उनको नहीं जाने दिया गया, उनको कहा गया कि बेटे की मेहंदी छोड़ दें, आप नहीं जा सकते रहीम यार खान। उन्होंने कहा मैं प्लेन पे वापस आ जाऊंगा, मैंने प्लेन का चार्टर्ड का, पर मैं बेटे की मेहंदी अटेंड कर रहा हूँ, रहीम खान में एयरपोर्ट है, नहीं तो मैं रात 12-1 बजे वहां से निकलूंगा तो सुबह 6 बजे इस्लामाबाद हूँगा। रहीम यार खान टू इस्लामाबाद अब मोटरवे है, आना तो कोई मसला ही नहीं है। तो उनको नहीं इजाजत दी गई कि आप मेरा मतलब अपने बेटे की मेहंदी में जा सकें। और आज मेरा मतलब है कि उनके अहले खाना भी कह रहे थे कि शुक्र है ये शादी वाले दिन नहीं था एतमाद का वोट, नहीं तो उन्होंने शादी पे भी नहीं आने देना था हमें बेटे की। तो आपने तो ऐसे इट वाज अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन अ गन पॉइंट आपने लिया है। ऐसे तो मेरा मतलब है कि इससे ज्यादा सोफिस्टिकेशन आमरों ने दिखाई है नाम निहाद जमहूरियत के अदवार में, जमहूरी तरीके से काम करने में। इतना फैशिज्म एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, इसकी कोई खास बात समझ नहीं आई। रजा, ये जो इजलास बुलाया गया था, इसकी कानूनी हैसियत पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर आप आर्टिकल 91(7) पढ़ें, उसके अंदर कहीं नहीं लिखा कि काबीना या वजीर आजम या हुकूमत इस तरह के इजलास को रिक्विजिशन करेगी या दरखास्त करेगी। 91(7) बहुत वाज़ेह है कि सदर अपने तौर पर ये जब मुतमईन हो जाएगा कि वजीर आजम एतमाद खो चुके हैं, तो वो इसका इजलास बुलाएगा। उसमें हुकूमत का कोई रोल नहीं है। ये तो जो शवाहद आए हैं वो तो नहीं, दुनिया के जितने ममालिक में सदर मुमलिकत जब ये शिक इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे आइन में कोई अनोखी नहीं है। वो तब करते हैं जब ऑपोजिशन ये क्लेम करती है और प्रेसिडेंट से कहती है कि जी वजीर आजम के पास अब अक्सरियत नहीं है, तो अब आप लाएं, और वो उस वक्त वजीर आजम को कहते हैं कि प्रेसिडेंट कहता है कि आप अक्सरियत साबित करें। ये ऑपोजिशन की रिक्वेस्ट पर दुनिया में, इंडिया में ऐसा हुआ है, बाकी ममालिक में सदर के पास ये इख्तियार मौजूद है, लेकिन ये तब होता है जब ऑपोजिशन इस किस्म का कोई मुतालबा करे। खुद ही कहना मेरा मतलब है कि तो ये कोई मैं नहीं समझता कोई अच्छा, ये असल में गुड एडवाइस टू इमरान खान, इट वाज अ वेरी बैड एडवाइस हूएवर गिव इट। मुजम्मिल साहब और सोलंकी साहब, आप देखिए आइन और कानून की बातें कर रहे हैं, बिल्कुल वेलकम, बड़ी अच्छी बात है, आप लोग आइन के रखवाले हैं और आइन के मुहाफिज हैं। लेकिन देखिए ये एक हाइब्रिड निजाम है, ये एक हाइब्रिड रेजीम है। हाइब्रिड रेजीम कहीं आइन में दर्ज है? मुझे इसका जवाब दीजिए ना। सोलंकी साहब आप बड़ी शिकें मुझे सुना रहे हैं, मुजम्मिल साहब भी तकरीर फरमा रहे हैं कि ऐसे नहीं होता, यूरोप में ऐसा नहीं होता। भाईजान, यूरोप में होती है हाइब्रिड रेजीम, हिंदुस्तान में होती है हाइब्रिड, मैं कहता हूँ कि श्रीलंका में होती है। बात यह है कि ये हाइब्रिड निजाम है। हाइब्रिड निजाम का मतलब है कि थोड़ा सा आइन भी है, थोड़ा सा आइन के बाहर भी है, थोड़ा सा आइन के ऊपर भी है, थोड़ा सा आइन दबा भी हुआ है। लेकिन जी, लेकिन रजा देखिए, हमें याद तो दिलाना होता है ना, याद हम देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन जो एग्जिस्ट करती है, उसके तहत पार्लियामान चलती है, उसके तहत ये सब नो कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस के मोशन और ये सब कुछ होते हैं। तो याद तो हम दिला सकते हैं। अब हाइब्रिड का मतलब तो यही है ना कि आप इसका तो यही मतलब ना कि आप सवाल नहीं पूछ सकते, आप याद नहीं दिला सकते।
जी 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 नहीं ये भी रूमी साहब की बहुत ज्यादती है ना, कि जब इनका दिल चाहे ये हाइब्रिड की बात कर लें, जब हम करने लगे तो कहे नहीं आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, और देखें आपको ऐसी बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। देखिए वो कहते हैं अच्छा है दिल के पास रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। तो इसलिए कभी कभी हम तन्हा छोड़ देते हैं। मैं आपको मजीद आज बात बताता हूँ। देखिए बात यह कि अंबर आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं आई थिंक बिल्कुल वेलकम कमेंट्स हैं। और लेकिन मैं आपको अंबर यही बात, जो मैं आपकी बात ही को बढ़ा रहा हूँ, आपकी ताईद ही कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये ही काम होता है इंटेलिजेंसिया का। जो लोग मीडिया में होते हैं, जो तबसरा निगार होते हैं, कॉलम नवीस होते हैं, जो माशरे का पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं, बदकिस्मती से यहाँ पर तो 2.5-3 साल से ओपिनियन ये बनाया गया है कि हाइब्रिड से अच्छा कोई निजाम ही नहीं है। आप देखें ना, हमारे एक मारूफ जो सीनियर तरीन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, जो कि वॉशिंगटन पोस्ट में लिख चुके हैं, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स में छप चुके हैं, जो कि बड़े बड़े चैनल्स के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो सारा वक्त बांगे दुहल ये कहते हैं कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हाइब्रिड निजाम कितना अच्छा है, कितना उम्दा चल रहा है, मईशत का पहिया हो रहा है। आज वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे कल से वो सदके वारी हो रहे हैं। तो बात ये कि यहाँ पर जो हमारे अंबर एनवायरनमेंट जो बना दिया गया है, मैं तो उस पर भी क्रिटिक में सार्कास्टिक हो रहा था कि हमारे यहाँ टेलीविजन हो, अखबारात हो, क्या सोशल मीडिया हो। अब देखें ना, सोशल मीडिया पे यंग लोग ये मानने को जो बातें आप करें ना, ये 6 महीने वाली बात कहाँ से आई है? सोशल मीडिया से आई है। अभी ये जो हम अगला मौजू जो डिस्कस करने लगे हैं, ये जो अटैक हुआ है आज, जिसने भी, और जो वायलेंस का मुजाहरा किया गया, देखिए ये तो ट्रंप साहब को जब 6 जनवरी को जब ट्रंप के हामियों ने कैपिटल हिल पर धावा बोला, जब ट्रंप की गिनती जो है वो फाइनल की जा रही थी और बाइडेन की विक्ट्री को फॉर्मुलाइज किया जा रहा था, तो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने और तबसरा निगारों ने और कॉलम नवीसों ने भरमार कर दी। मुझे याद है कि उस वक्त धड़ाधड़ आर्टिकल्स भी मुझे आ रहे थे एडिटिंग के लिए। उन्होंने कहा कि अमेरिकी डेमोक्रेसी खत्म हो गई, तबाह हो गई। टीवी चैनल्स ने उसको एक्सेसिव कवरेज दी, लाइव ट्रांसमिशन हो रही हैं। अपने मुल्क में क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि ये तो हमला एहसन इकबाल ने किया है, ये हमला तो मरियम औरंगजेब जो है वो वहां पर आ गई ये करने के लिए। अगर आप पढ़े भी पीटीआई के जो सपोर्टर्स बातें कर रहे हैं, वो मतलब सुबह मैंने एक वीडियो शेयर किया था, उसके ऊपर बाकायदा दर्जनों लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने उसकी तायीद की। उन्होंने कहा कितना अच्छा निशाना है, ये डिजर्व करते हैं, इनको और मारो। ऐसी जबान का इस्तेमाल, ये भी मैं समझता हूँ ये भी हाइब्रिड रेजीम का ही एक फैसेट है। मैं इसको जो है मुकम्मल तौर पे, ये जो यंग लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह का बिहेवियर करते हैं, ये कहाँ से सीख रहे हैं? जहां जिनको बताया जाता है कि सियासतदानों को फांसी पे चढ़ाना बिल्कुल ठीक है, इनको नाअहल करके एग्जाइल कर देना बिल्कुल ठीक है, इनको मीडिया को बैन कर देना, सहाफियों को फांसी दे देना, ये सारी चीजें आम तौर पे ये नॉर्मलाइज हो चुकी हैं। और मैं आज के हवाले से, ये आई नो अभी हम जोजियात में जाते हैं, लेकिन मैं तो आज के बाद बहुत इस बात पे परेशान हूं कि ये तो एक फस्तायत की जो है एक झलक दिखाई दी है। चाहे शुक्र है कि कंट्रोल हो गई, कम हो गई, सबने दोनों साइड्स हट गई, लेकिन ये अगर फर्ज कीजिए ये आगे बढ़ता है मामला, डस्का में हम देख चुके हैं, एक सीट के पीछे 2 लोग मारे गए, कितने लोग जख्मी हुए। पूरे छोटा सा डस्का है, अगर आप गए हो, मैं गया हूं कई बार, छोटा सा वो टाउन है, कोई वो बहुत बड़ा शहर भी नहीं है। वहां पे उन्होंने वहां पे बाकायदा एक उसको जो है कर्फ्यू वाला थमा बन गया, जो वहां पे लोग मौजूद थे। तो एनीवे मैं सॉरी अंबर, मैंने ज्यादा आपकी बात को ज्यादा खींच दिया, मगर मैं यही इसी पॉइंट पे जो हमारा अगला मौजू है, मैं अंबर आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपने भी इस पे बहुत ट्वीट्स की हैं और आप उसके ऊपर बड़ा जो है गुस्से में थी। थोड़ा सा हमें ये बताएं कि जो आपने सुना है इस्लामाबाद में अपने साथियों से, रिपोर्टर्स से और दीगर लोगों से, तो वो क्या, एक छोटा सी समरी दीजिए सक्सेशन ऑफ इवेंट्स की। जी अंबर, मेरे ख्याल से शायद कनेक्शन। ठीक है, पहले तो हम एक लोकेशन समझने की कोशिश करें। जब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, आपकी मेरी आवाज, जी मेरी आवाज आपको आ रही है? जी आ रही है। ठीक है, तो जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात हुई तो पीटीआई के कुछ सपोर्टर्स थे, उनका कहना था कि हम डी चौक पे जमा होंगे और वहां एहतजाज करेंगे। अब डी चौक जो है वो मशहूर तो हो गया है, लेकिन अब समझने की बात ये है कि वो ऐसा
एवेन्यू है, ये पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने है, और कुछ थोड़ी से फासले पर पार्लियामेंट लॉजेस है, और एक ग्रीन बेल्ट का बॉर्डर भी है, और थोड़ा सा दूर है वहां से। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो कयादत थी, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगजेब, मिर्जा इस्माइल, मुसद्दिक मलिक वगैरह वगैरह शामिल, उन्होंने भी एक शेड्यूल की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनको पहले मना किया गया था कि वो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते थे, तो वो अब बाहर करते रहे हैं, ये इनका प्रैक्टिस रहा है। तो इसमें भी कोई हैरानगी की बात नहीं थी, उनको भी हक है, वो भी प्रेस आपको आवाज आ रही है अंबर की? देखने में ये आए मौजूद है सोशल, तो उसमें यही वाज़ेह तौर पे नजर आया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, और फिर जो डी चौक पर एहतजाज कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एहतजाज तो नहीं, रैली जो कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे, वो काफी ज्यादा मुश्तैल लग रहे थे, और वो दाखिल हुए थे डी चौक से पार्लियामेंट लॉजेस की तरफ। अब यही समझने की बात है कि उनको वहां दाखिल होने की क्या जरूरत थी। दे obviously in a sort of heated sort of mood, और उन्होंने कुछ ऐसी अल्फाज इस्तेमाल किए थे मरियम औरंगजेब के हवाले से, और उनको किक करने की कोशिश भी की थी, जिसकी वजह से, और जाहिर है नारेबाजी भी हो रही थी, जिसकी वजह से जाहिर है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा थे, उनको जाहिर गुस्सा भी चढ़ गया, वो प्रोटेक्ट भी कर रही थी। इसमें एक सवाल तो ये होता है ना कि हमेशा की जो खवातीन पॉलिटिशियंस है, उनके हवाले से जिस किस्म की जबान इस्तेमाल की जाए, वो वाहिद तो नहीं है मरियम औरंगजेब, कई ऐसी मिसालें मौजूद है। शिली मज़ारी के बारे में कह सकती हूँ, उनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है जो गलत होता है, फिरदौस आशिक ईमान है और दीगर है, तो ये गलत है। और जाहिर है इसमें जो उनके साथी थे उनको गुस्सा आ गया। फिर ये भी नजर देखने में आया कि एहसन इकबाल जो फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन पर जूता फेंका गया। ये भी देखा कि सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, उन पर सर पे उनको मारा गया। तो अगर आप तवक्को करें कि ये अब क्राउड है और वो किस्म का उनका रवैया हो, जब पुलिस जब देख रही है, उनको रोक नहीं रही और प्रोटेक्ट नहीं कर रही। अब आप ये भी देखिए कि ये तो मतलब सेनेटर है, साबिक वजीर आजम है, साबिक वजीर है, तो उनको कुछ तो प्रोटेक्शन, उनका हक है ना। दे आर ऑल्सो लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, वो भी आला ओहदों पे फाइज रहे हैं, तो पुलिस को कुछ ना कुछ एक प्रोटेक्शन तो करनी चाहिए थी, लेकिन वो तो ऐसे ही देख रहे थे, जिसकी वजह से यह सारा हुआ। अब उसके जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप्स जो हैं, वो सिलेक्टेड क्लिप्स जहां मुसद्दिक मलिक नजर आ रहा है कि वो लात मार रहे हैं, जहां शाहिद खाकान अब्बासी कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, वो भी मार धाड़ कर रहे हैं, वो पहले सामने आई और बहुत सारे चैनल से भी चलाई। लेकिन ये जो प्रोवोकेशन है, ये 4-5 लोग, फिर एक हुजूम था और पुलिस, दिस वाज डिलिबरेट। जी, डिलिबरेट है, बिल्कुल बिल्कुल। सोलंकी साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ता हूं और फिर मुजम्मिल साहब से कमेंट लूंगा। जी देखें, अंबर ने आपको सही बताया। बात यह है कि ये जो डी चौक है वो अलग जगह है, पार्लियामेंट लॉजेस अलग जगह है, पार्लियामेंट हाउस अलग जगह है। ये 3 मुख्तलिफ जगह हैं। ये जरूर है कि ये करीब करीब हैं, लेकिन ये अलग जगह हैं। तो डी चौक पे जो लोग जमा हुए वो इमरान खान के साथ यकजहती के लिए आए थे। उनको पार्लियामेंट हाउस नहीं जाना था, उनको डी चौक पे ही रहना था। लेकिन ये 100, 200, 300 जितने भी लोग थे, ये चहलकदमी कर रहे थे, पार्लियामेंट के करीब भी गए, और उन्होंने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हुई देखी, उन्होंने डीएसएनजी देखी। अगर आप वीडियो देखें तो ये पार्लियामेंट लॉजेस का जो गेट है उसके बाहर ये डीएसएनजी खड़ी होती हैं, क्योंकि उनको आजकल कासिम सूरी साहब और स्पीकर इजाजत नहीं दे रहे, हालांकि इस पे काफी हंगामा भी हो चुका है। तो ये लोग गए हैं, पीटीआई के लोग गए हैं, और उन्होंने जाकर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस पे के अंदर गड़बड़ पैदा की, उसके अंदर उनको चीख चीख के बोलना पड़ा। ये लाइव चल रहा था सुबह, और उसके बाद वहां पर उन्होंने हंगामा किया। तो ये शहबाज गिल और जो दूसरे सरकार के जो भोंपू ये बात कर रहे हैं कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां क्यों करने गए थे, तो वो कोई डी चौक नहीं गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, वो उसी जगह कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां वो हमेशा करते हैं। तो उस सूरत में जो है वो ये बिल्कुल एक ज्यादती हुई है। और ये 5-6 लोग जो पीएमएलएन के टॉप लीडर्स, जिनमें
वज़रा थे, साबिक वज़ीर आज़म थे, उन पर इस तरीके से हमला करना ये बिल्कुल एक नंगी जारियत और एक फिस्तायत है। उन लोगों के चेहरे क्लियर हैं और सबसे अफ़सोसनाक बात ये है कि मुल्क का वज़ीर आज़म, जिसकी ज़िम्मेदारी है पूरे मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना और पार्लिमान का वो कायदे-ऐवान दोबारा आज एक तरह से बना है, तो ये सारे पार्लियामेंटेरियंस थे, उन पर उनकी पार्टी के लोगों ने तशद्दुद किया, उनको हरासा किया, उस पर इमरान खान ने एक लफ्ज़ नहीं बोला। और ये रिवायत है, इससे पहले भी 2014 में इसी जगह पर डी चौक पे, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे पुलिस अफसरान पर हमले हुए, अस्मतुल्लाह जुनेजो पर हमला हुआ, वो मरते-मरते बचे। वहाँ पर पीटीवी पे कब्जा हुआ, इससे पहले और सहाफ़ियों पर, जियो पर अटैक हुआ, उनके दफ्तर पर हमला हुआ, ख़वातीन सहाफ़ियों को हरासा किया गया। कभी इमरान खान और उसकी जमात ने इस पर निदामत का और शर्मिंदगी का इज़हार नहीं किया, कभी माफ़ी नहीं माँगी, कभी इस बात को, ये एक तसलसल है एक फिस्ताई रवैये का। जी, मुज़म्मिल साहब, आपने सुनी सोलंकी साहब की बात और अंबर की भी रुदाद, क्या कहेंगे आप, जो मनाज़िर हुए हैं? आप भी बड़े गुस्से में थे। मैं समझता हूँ कि ये कोई नई बात नहीं है। क्या नवाज शरीफ को एक मस्जिद में जूता नहीं मारा गया लाहौर में, जामिया नईमिया में? जब वो एक मस्जिद के अंदर बारिश आदमी ने खड़े होकर उनको जूता मारा और वो बारिश आदमी का बाद में कुछ पता ना लग सका कि वो कौन है और उसको उसको क्या सजा हुई, कुछ भी नहीं हुआ। फिर हमने देखा कि एहसन इकबाल इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्हें गोली मार दी गई और कुछ पता न लगा। फिर हमने जाहिद अहमद के घर पे हमला देखा, राना सनाउल्लाह के फैसलाबाद घर पे हमला देखा और इन सब को का पीटीआई जो है मियाँ वो इन जावेद, ख्वाजा आसिफ, अच्छा, और इन सब का पीटीआई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्रेडिट भी लेती रही। और अब अगर मैं इमरान खान साहब की पिछले 3 दिन की गुफ्तगू सुनूं तो वो ये कहते हैं कि इन करप्ट लोगों के साथ ना रिश्तेदारी करें, ना इन्हें खाने पे बुलाएं, ना इनका मेल जो करें, इनका सोशल बाइकाट करें, ये जहां नजर आए इन्हें जूते मारें। तो जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अपने नेशनल स्पीच में ये बात कर रहा हो, जब वो एड्रेस टू द नेशन कर रहा हो और जब वो एड्रेस टू द पार्लियामेंट कर रहा हो और वो ये कह रहा हो कि ये जो मेरे मुखालफिन है इनका आपने नान नत्था बंद करना है, इनका हुक्का पानी और रोटी पानी बंद करनी है, इनसे ना मिलना है, ना इनके बच्चों को रोटी देनी है, ना इनके बच्चों के साथ रिश्तेदारी करनी है, ना इनके बच्चों को स्कूल जाने देना है, तो फिर क्या होगा? ये गेम प्लान का हिस्सा होगा। मेरे ख्याल में ये जो आज मैसेज दिया गया है वो ये है कि अगर अब आप पब्लिक एक्टिविटी करेंगे तो फिर आपको अंदर से लोग जूते मारेंगे, जैसे कि पहले नवाज शरीफ और इन सब के साथ होता रहा है। अब चूंकि बात करने की तो सिर्फ रूमी साहब को इजाजत है, हम बात करें तो फिर वो कहते हैं करे कि आप करे हेडलाइन अबूर करते हैं और आप ये करते हैं और वो करते हैं, तो फिर हम नहीं करते हैं क्योंकि 12 लोगों को तो पता है कि ऐसे गेम प्लान और स्क्रिप्ट कहाँ से बनते हैं और कौन इनके पीछे होता है और किसके जरिए इनको ऑपरेट किया, ये सलाहियत किसके पास है कि भरे जलसे में जूता मार के गायब हो जाया करे। मैं नहीं मानता कि आम सियासी कारकुन ये कर सकता है। पहली बात, मैं ये नहीं मानता कि आम सियासी कारकुन में इतनी सलाहियत होती है कि वो एक मॉब में जूता मार के तो एकदम गायब भी हो सके। ये उन्हीं के पास ये सलाहियत है जिनके पास गायब होने की सलाहियत है, और जो गायब होने का फन जानते हैं सिर्फ वही ये काम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा, फिर उम्मीद साहब बाद में फोन करके बहुत डांटने लग जाते हैं और कहते हैं कि आप गलत बातें करते हैं। तो इसलिए मैं तो समझता हूँ कि ये मैसेज था टू PMLN टू बिहेव, और आज भी जो मरियम ने गुफ्तगू की कि बच्चा बचाओ मुहिम थी, वो भी मेरा मतलब है कि उसको रेसिप्रोकेट वो कर रही थी और वो साफ इशारा कर रही थी कि ये किधर से हुआ है। और मैं ये पीटीआई का तो कवर नहीं, मैं इसके ऊपर वो कवर फेस है, लिप सिंगिंग है पीटीआई की, बैकग्राउंड में असल म्यूजिकल जो गाय गुलकार है वो कोई और है और हम सब जानते हैं जिसका रूमी साहब इशारा कर रहे थे और मैं नहीं उधर इशारा कर रहा, तो मुझे तो उधर से यानी कि मैं ख्याल हूं किसी और का,
मुझे सोचता कोई और है। सोच तो यार ठीक है ना, जलसे में मैं खड़ा हूं लेकिन मेरे पीछे कोई और है। आप ये कहना चाह रहे, देखिए मैं आपको थोड़ी सी ये बात वैसे बता दूं कि वो चाहे महकमा ज़राअत सुंडियों के खिलाफ स्प्रे तकसीम करे या ना करे, या खाद और बीज का इत्तेमाम करे कि रजा ना करे, रजा ये किसान मुझसे कोई बार बार पूछ रहे हैं कि एक सफे का आज स्टेटस क्या है, तो आज का स्टेटस ये है। आज पहले सिर्फ 2 कॉलम थे, आज 4 कॉलम बन गए हैं, क्योंकि जो एमक्यूएम के लोगों ने जो तकरीर की, जो फहमीदा मिर्जा ने तकरीर की, उसके बाद लगता है कि अब इस सफे पर कई कॉलम बन गए। लेकिन जी यहाँ से एक और कॉलम की तो बात है, लेकिन मुझे बताइए कि 2.5 साल गुजर गए हैं कि ये बजट पे भी के बाद भी आपको याद होगा इमरान खान साहब की इसी किस्म की तकरीर थी कि अब आगाज हो रहा है, नया बाब खुल रहा है, जैसे कि पहली दफा वजीर आजम बने हो। तो एक तो ये कि क्या वो अपनी इत्तेहादियों की बात सुनेंगे, फिर इत्तेहादी भी जो है, अब अख्तर मेंगल साहब ने तो अलहदगी इख्तियार कर ली क्योंकि उनके मुतालबात नहीं माने जा रहे थे, ना उनको उम्मीद थी। लेकिन एमक्यूएम और जो जीडीए है, इसके बावजूद कि वो शिकायत भी करते रहते हैं, बार बार कहते रहते हैं कि सुनते नहीं है, उनको कुछ जो चाहिए होता नहीं मिलता, वो भी तो अलहदा तो नहीं होते, उन्होंने भी तो अपनी एक असूली मौकफ तकरीरों के हद तक ही है ना। बिल्कुल सही कहा अंबर आपने कि तकरीरें ज्यादा हैं और कार्रवाई एक कम है। एक एक दोस्त ने आज के इत्तेमाद के वोट पर ऐसा कहा है कि पहली तलाक के बाद रजू होता है, दूसरी तलाक के बाद दोबारा निकाह पढ़ाया जाता है जिसे तजदीद निकाह कहते हैं, और तीसरी के बाद ना रजू होता, तजदीद निकाह होता है। तो उसने कहा आज पहली तलाक हुई और उसके बाद रजू हुआ, अब दूसरी का इंतजार। ये बड़े फलसफियाना और कानूनी नुक्ते हैं। बहरहाल देखें, हम ये जो अंबर ने बिल्कुल एलाइस की बात सही की है कि वो भी देखिए अंबर, ये जो छोटी पार्टियां हैं ये हम पहले भी देख चुके हैं, और अभी तो खुसूसन अब मेंगल साहब को ही ले लीजिए, वो आज तोला कल माशा, वो कहते हैं ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड एवरी अदर डे। एक दिन वो कहते हैं हमारे लोग नहीं वापस आए, हम ये छोड़ रहे हैं, वोट भी खड़े होकर दे दिया है। जीडीए जो है पहले नाराज है, धमकियां शमकियां दे के तकरीर भी तुंदो तेज की, वोट भी दे दिया है। भाई बात ये आप ये भी देखें ना, क्योंकि मसला ये है कि यहाँ बीएनपी ने वोट नहीं दिया, बीएनपी मेंगल ने वोट नहीं दिया। जी बीएनपी ने वोट नहीं दिया, लेकिन सोलंकी साहब बाजी में ऐसा होता रहा ना कि वो बाजी में हाँ बाजी आगे में पीछे, तो वो चूंकि अंबर जो बात कही थी छोटे इत्तेहादियों की और छोटी पार्टियों की, लेकिन बहरहाल देखिए ये रूमी साहब मिजाज तो और रंग तो बदले बदले सबके नजर आ रहे हैं। देखें जुबाबंदी खत्म, देखें कैद से निकलने के और पाबंदियां भी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता उठती हैं, कोई इनकलाब तो नहीं आता ना, इनकलाब के तो मुकम्मल नहीं हो सकते हम। तब्दीली की बात की गई है, तब्दीली ये है कि 2.5 साल इत्तेहादियों को बोलने की, और जिसे हम पंजाबी में कहते हैं कुसकने की भी इजाजत नहीं थी, ज्यादा बेहतर लफ्ज है कि उन्हें कुसकने की भी इजाजत नहीं थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब उनको बोलने की, इजहार करने की और बात करने की इजाजत मिली है। मुझे लगता है कि अगले आज देखे ना जी, एमक्यूएम का वफद यूसुफ रजा गिलानी से मिला है चेयरमैन सेनेट के वोटों के लिए, और वो कह रहे हैं, तो पहले तो ये मुलाकातों की भी इजाजत नहीं थी, इनको भी बदतमीजी और इनको भी, मेरा मतलब है कि माइंड नहीं किया जाता था, और इमरान खान साहब इन सब चीजों को कहीं और से मैनेज करने के आदी थे। लेकिन ये जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट का जो बोझ है वो हमारे इमरान खान साहब के कंधों पर जब डाला जा रहा है, तो ये नातवा कंधे इस पॉलिटिकल मैनेजमेंट का बोझ नहीं उठा सकेंगे। ये उनके बस की बात नहीं है, उनको ये फन नहीं आता पॉलिटिकल मैनेजमेंट का। ये इत्तेहादी उनसे बहुत शातिर और बहुत चालाक और बहुत समझदार हैं। आज जिस तरह की बेइज्जती खालिद मकबूल सिद्दीकी और जुबैदा जलाल ने की है, और वो कोई फहमीदा मिर्जा ने की है। और आप देखें ना कि आज आमर लियाकत को कैसे उन्हें स्टेज देना पड़ा है। वो क्या कहते हैं हर टीवी टॉक शो में कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता, आप तो मुराद सईद को स्टेज देते हैं, मैं क्यों जाऊं ऐवान में जब मुझे मिलने का। आज इन्होंने कहा तुम सबसे पहले बोलोगे, तुम तो पार्लिमानी लीडर से पहले तुम्हारी बारी। क्या वो पीटीआई के पार्लिमानी लीडर हैं? क्या पीटीआई के मतलब नंबर 1 स्लॉट पे थे कि उन्होंने पीटीआई की तरफ से बात की है? आप देखिए ना कॉम्प्रोमाइजेस कितने करने पड़ गए कि
मुजम्मिल, आपको याद है एतजाज एहसन ने पिछली दफा जब धरना चल रहा था तो ज्वाइंट सेशन में एतजाज एहसन ने वो नानी याद कराने का एक लतीफा सुनाया था, याद है आपको? तो वो नानी याद करा दी है अपोजिशन ने, पीडीएम ने, कि ये तो अपने काबीना के अरकान से नहीं मिलते थे, वो सिवाय जो चंद लोगों की जो किचन कैबिनेट थी, चंद लोग जिनके नाम सबको पता है। अब आप नीचे उतर के आए। अब देखिए, इमरान खान साहब के पास अगर 2 साल रह गए हैं, साल में 54 हफ्ते होते हैं, 2 साल में 110 हफ्ते, 12 हफ्ते रह गए हैं। अगर इन 110-12 हफ्तों में अभी आगे 2-3 हफ्ते तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन है और उसके बाद डस्का का इलेक्शन है और फिर लॉन्ग मार्च। लिहाजा इमरान खान साहब अगले 4 हफ्ते तो बहुत बिजी हैं और कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने यही काम करना है, इसी का बयानिया बनाना है। 4 हफ्ते और निकल के बीच में से बाकी रह गए 100 हफ्ते। 100 हफ्तों में एक अदम एतमाद आ जाएगी, वो अदम एतमाद कुछ 2-3-4 हफ्ते ले जाएगी, उसमें से निकलेंगे, फिर जश्न फतह मनाएंगे, वो एक और अदम एतमाद पेश कर देंगे, वो और अदम एतमाद जो है वो 4 हफ्ते और ले जाएगी। ये पॉलिटिकली इतनी एंगेज रहेंगे पीडीएम के साथ कि इनके पास काम करने का वक्त ही नहीं होगा और इलेक्शन ईयर अनाउंस हो जाएगा। लिहाजा मैं समझता हूँ, लेकिन अफसोस, देखिए मुजम्मिल साहब, इसमें अफसोस तो यही है, अब आप देखिए कि काबीना का इजलास होना था और ये फैसला होना था कोविड-19 की वैक्सीनेशन के हवाले से, ये अब काम रह गए हैं ना, वो अभी तक तो हुआ नहीं है। अभी तक एतराफ कर चुके हैं कि कोविड-19 की वैक्सीन हम खरीद नहीं रहे, जो कोशिश की गई थी वो अभी तक हुई नहीं। हम इस वक्त जो है जो चैरिटी है ना उस पे चल रहे हैं कि चीन ने दे दी, कोवैक्स ने दे दी, इधर उधर से हमने ले ली, और जो हम सो मैं ये कहना चाह असल रही में हूँ ना कि ये ये पॉलिटिकली पीटीआई एंगेज तो जो रहेंगे, मुल्क लेकिन चला फिर रही है ना। हेलो, देखिए अंबर, जो आप कह रही हैं ना बात, वो मैं थोड़ा सा ये इजाफा कर दूं कि बदकिस्मती ये है कि खसूसन इस गवर्नमेंट में, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान में हालिया तारीख में इससे पाक नहीं रही। ये कार्टेल्स जो हैं यहाँ पर, माफियाज जो हैं, उनकी यहाँ पर पॉलिसी साजी पर, हुकूमतों पर इतना गलबा है कि वो ये सारा काम, अब देखिए ना वैक्सीन का जो आप जिक्र कर रही हैं, आपने अच्छा किया कि ये पॉइंट उठा दिया। हम इस वक्त जनूबी एशिया में, आप अमीर मुल्कों को छोड़ दें, हम सबसे पीछे हैं। पाकिस्तान ने अभी तक अपने वसाइल नहीं सर्व किए, एतराफ कर दिया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने और पब्लिक बयानात में कि हमारा कोई इरादा नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर से को वैक्सीन मंगाने की इजाजत दो, वो 50,000 चार्ज करे, लाखों चार्ज करे, मजे करे, प्रॉफिट बनाए। ये सारी जो इधर माफियाज का राज जो है और कुछ नहीं है, ये सरकार का काम है। गरीब लोग जो हैं, जो मुअम्मिर लोग हैं, जिनके पास इस्तेताअत नहीं है ये वैक्सीन खरीदने की, तो क्या वो अपना घर और गायें भैंसे बेचकर वैक्सीन लगवाएंगे? मतलब ये कमाल की बात हो रही है इधर। मतलब श्रीलंका हमसे आगे, बांग्लादेश हमसे कहीं आगे है इस वक्त। बांग्लादेश में लाखों लोग जो है वो वैक्सीनेट हो चुके हैं और उसकी गवर्नमेंट जो उसका इत्माम कर रही है। तो ये एक, यही आपने सही कहा है कि इस सियासी बेयकीनी और इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से ये मामला मजीद खराब होगा। हम इसीलिए ये कहते आए हैं कि भाई इंस्टेबिलिटी को कम करना चाहिए। और रही बात पॉलिटिकल मैनेजमेंट की, तो मुजम्मिल साहब आपने जिक्र किया कि उनमें सलाहियत नहीं है, तो देखें उनके पॉलिटिकल मैनेजर्स दो थे। एक थे जहांगीर तरीन साहब, जो कि चीनी स्कैंडल की नजर हो गए और बाहर निकल गए, और दूसरे वो हैं जिनका नाम मैं आपके सामने यहाँ नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे जो है वो अच्छा नहीं लगता कि मैं नाम लूं, लेकिन वो भी पीछे हट गए हैं। अब देखें ना, बात ये कि अगर दो आपके जो सतून हो मैनेजमेंट के, वो हट जाए तो फिर वो तो मैनेजमेंट खराब हो जाती है। इसीलिए ये जो है आपने जो बात कही अगले महीने की, चंद हफ्तों की, उसमें यही दिखाई दे रहा है कि ना सिर्फ ये कि ये सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ेगा, नंबर एक, नंबर दो, हालात जिस तरफ जा रहे हैं वो बिल्कुल उसी तरफ जा रहे हैं जिसका कि बहुत से लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। और वो ये कि ये आसान टाइम नहीं है, ना हुकूमत के लिए और ना सेलेक्टर्स के लिए। दोनों ही इस वक्त जो है एक मुश्किल बंद गली में फंसे हुए हैं। और अगर वो अभी भी, मैं समझता हूं कि अभी भी वो आईन और कानून, जमहूरी रवायात का पास रखें, तो उस बंद गली से निकला जा सकता है। मैंने इतनी बात कहनी थी और हमारा वक्त अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। अगर सोलंकी साहब आपने कुछ ऐड करना है तो आप प्लीज वो कर दीजिए ताकि मैं कंक्लूड कर दूं।
जी, मैंने ऐड ये करना है कि ये जो कार्रवाई थी तहरीके एतमाद की, इससे उन्होंने अपने किले के अंदर एक दीवार जो है वो खुद ही तोड़ के दिखा दी है कि ये कमजोर दीवार है। अब जितने भी अगले हमले होंगे उसमें यहाँ पर हमले होंगे, तो इससे इन्होंने अपने लिए कोई मजबूती नहीं खरीदी, बल्कि अपनी कमजोरी का इजहार कर दिया है। अब ये मामला, इमरान खान इस हुकूमत के अंदर इस्तेहकाम नहीं ला सकते। जो उनका रवैया और मिजाज है, ये यही साबित करता है कि उन्होंने कुछ नहीं सीखा। और अब इनकी जो हुकूमत है, उसका उसका फैसला जो है वो इमरान खान ने नहीं करना, उसका फैसला अब अपोजिशन ने करना है। अभी तक जो इनको जो जिंदगी मिल रही है वो ये मिल रही है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाह रही है। इसी वजह से, क्योंकि ये फैसला नहीं हो पा रहा कि इनको गिराकर किसकी हुकूमत बनाई जाए और उसमें कौन शरीक होंगे, जब तक इस पर इत्तेफाक राय नहीं होता तब तक इमरान की सरकार चलेगी। जब ये फैसला हो गया कि इनको गिराकर किसने इक़्तिदार में आना है 2023 तक, तो आप देखेंगे कि पीटीआई के अरकान, खास तौर पर पंजाब में, अभी तो ये 10-15 लोगों की बात है ना सिर्फ, वो आकर जो है वो तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा बनेंगे। ये हुकूमत गिर जाएगी, भले उन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। इस वक्त आपको डस्का ने दिखा दिया है कि किस पार्टी के टिकट पर लोग जो है इलेक्ट हो सकते हैं। तो अब इनका जो दिन है इस हुकूमत के गिने जा चुके हैं। इसकी चाबियां जो है वो इमरान खान के पास नहीं है, इसकी चाबियां उन्होंने अपोजिशन को दे दी हैं। अब ये उन्होंने तय करना है कि इन्होंने कितने दिन हुकूमत चलानी है। जी, शुक्रिया सोलंकी साहब। देखते हैं सोलंकी साहब की आखिरी जी, एक करिए बात, सोलंकी करिए। साहब के इस सरे पे मैं मोहम्मद अली दुरानी साहब का तजिया जरूर आपको दोहराना चाहूंगा। ये एतमाद के वोट और यूसुफ रजा गिलानी पे के जी बात हुई, तो मैंने उन्हें कहा क्या हो रहा है? उन्होंने कहा जब बिल्ली के हाथ में चूहा आ जाता है तो बिल्ली उस चूहे से खेलना शुरू कर देती है, कभी उसे एक तरफ ले जाती है, फिर वहां से थप्पड़ मार के दूसरी तरफ कर देती है, और फिर वो काफी देर उस चूहे के साथ ना खेलती रहती है, क्योंकि चूहा उसके काबू आ गया होता है। तो वो कहने लगे कि ये जो चूहा है ना, ये बिल्ली के काबू आ गया, और अब बिल्ली इस चूहे के साथ इतना खेलेगी कि बेचारा चूहा मिन्नतें करेगा कि मुझे खा लो, और बिल्ली नहीं खाएगी। अब मुझे नहीं पता इस पे क्या क्या कहा जाए। वैसे मुझे इससे बस आप ये कह सकते हैं कि नहीं, मैंने इस वक्त यही कह सकते हैं इसके बाद कि इस वक्त यही मुजम्मिल आप साहब आप यही कह रहे हैं ना कि इस वक्त पाकिस्तानी सियासत जो है वो टॉम एंड जेरी का कार्टून है बस। और मैं आप सबकी याद दहानी के लिए एक छोटा सा एनेक्डोट जो है वो शेयर करता हूं कि मुझे याद पड़ता है कि मेरे के बचपन में सुना था कि जनरल ज़ियाउल हक को टॉम एंड जेरी का कार्टून शो बहुत पसंद था। इसी के साथ नाजरीन, आज हमारी नशरियात जो है इसका अख्ताम करते हैं, और इंशाल्लाह आपसे कल तो जो है कल आपसे मुलाकात नहीं होगी क्योंकि कल इतवार है, मगर सोमवार के दिन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल कीजिए और एंजॉय द वीकेंड। थैंक यू अंबर, थैंक यू मुजम्मिल साहब, थैंक यू सोलंकी साहब।